अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे है। तो आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये क्विज काम आ सकते हैं। लेट्स बिगिन। इफ द जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स rises, the price of the already issued bond will be। अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जो ऑलरेडी इशू बॉन्ड है उनकी प्राइसेस क्या होंगी? राइस होंगी, रिमेन अनचेंज रहेंगी, फॉल होंगी या फ्लक्चुएट होंगी? बस फिर अप साइड भी जा सकती हैं और डाउन साइड भी जा सकती हैं। राइस नहीं होंगी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, जो पहले वाले बॉन्ड होंगे वो हमें क्या कर रहे होंगे, वो कम इंटरेस्ट दे रहे होंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि उनकी प्राइस कम हो जाएगी, अनचेंज भी नहीं रहेंगी और फ्लैक्चुएट सिर्फ नहीं हो सकती। तो फॉल इज करेक्ट। इफ द economic order quantity of an atom decreases, the average level of inventory will। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो जो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक, हम कितनी ऑप्टिमल, मतलब हम कितनी इन्वेंट्री मंगवाएं, इन्वेंट्री कितनी मंगवाएं। और उसकी सेकंड कंडीशन ये होगी कि वो मिनिमाइज कॉस्ट करे। कॉस्ट हमारी क्या हो? मिनिमाइज कॉस्ट हो हमारी। तो कितनी मंगवाएं? अगर देखें इकोनॉमिक ऑर्डर कम होगा तो मतलब इन्वेंट्री कम आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्पोर्टेंट रीजन फॉर स्टडीइंग अकाउंटिंग? कौन सा रीजन है जो ज़रूरी है कहता है कि ना आप अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन लाजमी है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाजमी क्यों है? अकाउंटिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी? नो। द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग कैन लीड टू द चैलेंजिंग करियर? नो। चैलेंजिंग करियर और प्रोफेशंस हो सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन? यस, ये इज अ करेक्ट ऑप्शन। कैसे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ही वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं कि उनकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, रेशियोज क्या बोल रहे हैं। तो इसी वजह ऐसे ही सप्लायर जब किसी को क्रेडिट देता है तो वो देखता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो वो कहाँ से पता चलती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। इफ़ यू इन्वेस्ट 600 every 6 months at 8% compound and semi-annually, how much would you accumulated at the end of 10 years? अगर आप एवरी 6 मंथ में आप 600 इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कंपाउंडिंग है वो 8% से हो रही है, तो ये बोला 10 years के बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? तो हम करते हैं इसको हम इन्वेटी के फार्मूले से करेंगे। फ्यूचर इन्वेटी फार्मूला क्या होता है? PMT 1 प्लस I into M and multiply by M minus 1। I minus M। 6 मंथ के बाद कितना इन्वेस्ट कर रहे थे? 600। तो हमारा क्या होगा? PMT हमारी होगी 600। 1 प्लस, क्योंकि हम
0.08 को इंटरेस्ट रेट को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वो कितना आ जाएगा 0.08। 0.08 इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम सेमी एनुअली कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने थे 10, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, माइनस क्या कर देंगे 1, 0.08 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा 600 ही रहेगा क्योंकि मैथ्स का रूल है पहले एक एक के अंदर होते हैं, पहले आप इसको सॉल्व करते हो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 29.7781। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 17,866.85। तो हम आंसर में देखते हैं ऐसा कोई हमारे पास है, ये हमारा आंसर आएगा 17,866.85। C is the correct option. The profit margin ratio between the corporation net income and net income के साथ और किसके साथ कर रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, एक तो नेट इनकम और दूसरा इसमें क्या होता है टोटल रेवेन्यू। दी इज द करेक्ट ऑप्शन। अर्नड बट अनकलेक्टेबल रेवेन्यू, हमने पैसे कमा तो लिए, मतलब हमने कोई चीज़ सेल कर दी है मगर हमने पैसे उसके कलेक्ट नहीं किए। डेटा रिकॉर्डिंग द एडजस्टेड प्रोसेस recorded with a credit the revenue and debit the expense is called। अच्छा फिर क्या हो गया, हमें हमारा ईयर एंड हो गया ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना। तो जब एडजस्टेड बना रहे थे तो हमारे साथ ये हुआ कि हमने सोचा ये तो हमने ट्रांजैक्शन कर लिए, अब इसको कैसे ऐड करें। तो हम इसको क्या करते हैं अक्रूड रेवेन्यू में हम इसको ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने तो कमा लिया है ना मगर हमें अभी तक सिर्फ मिला नहीं। तो हम आप ये सोच रहे होंगे तो इसको एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने एक्सपेंस क्यों, अभी तक हमने कमाया नहीं है तो ये हमारा एक्सपेंस है। ये हमने एक्सपेंस क्यों करा हुआ है, क्योंकि हमें कमाना है। जो कमाने के लिए हम करते हैं तो वो एक्सपेंसेस में आ जाता है। मोस्ट प्रेफर्ड स्टॉक pays a fixed dividend at a regular interval। ट्रू। प्रेफर्ड स्टॉक क्या होते हैं, कंपनी ने अर्न किया नहीं किया मगर वो अपना जो उसका एक फिक्स डिविडेंड या फिक्स इंटरेस्ट कहें वो ओनर को मिलता है एवरी ईयर या सेमी एनुअली, जैसे भी उनका डिसाइड किया हुआ हो। एनी इंक्रीज इन एसेट आइटम इज अ सोर्स ऑफ फंड, फॉल्स। क्यों, एसेट हमने इंक्रीज किए सोर्स ऑफ फंड से। सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, जब आप शेयर होल्डर कैपिटल आप रेस करके एसेट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, वो सोर्स ऑफ फंड होगा। जब आप लोन लेके कोई एसेट परचेज करते हैं तो ठीक है, मगर आप ये देखें हमेशा नहीं, एनी इंक्रीज नहीं कह सकते। एनी इंक्रीज क्यों नहीं हो सकता है, हमारे पास जो अवेलेबल कैपिटल हो, अवेलेबल कैश हो, कैपिटल नहीं कह सकते, जो कैश हो हमने उससे ही एसेट खरीद की हो, तो ये फॉल्स होगा। डिप्रिसिएशन इज अ बुक कीपिंग एंट्री allocating the cost of the assets against income but does not involve any movement of capital। डिप्रिसिएशन जो होती है वो एक बुक कीपिंग एंट्री होती है जो बुक में रिकॉर्ड की जाती है और उसकी एक कॉस्ट भी अलोकेट की जाती है
इनकम के अगेंस्ट, बट उसमें कैपिटल का मूवमेंट नहीं होता। तो ट्रू है, हम जब डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम डिप्रिसिएशन की पेमेंट कहीं नहीं कर रहे होते। द मेच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी relate to the owner ability to convert into cash on short notice। मैच्योरिटी जो होती है किसी भी सिक्योरिटी की, वो क्या ये बताती है कि ओनर की एबिलिटी है कि वो कितना जल्दी उसे कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो पहले आप समझें कि मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है। बेसिकली मैच्योरिटी डेट वो डेट होती है जहाँ पे एक सिक्योरिटी का टाइम पीरियड होता है, एक्सपायर हो जाता है। जो इशूअर होता है सिक्योरिटी का, उसको फेस वैल्यू और प्रिंसिपल अमाउंट उसको पे करना होता है, नेसेसरी होता है। इसमें कोई लेना देना नहीं कि ओनर क्या कर सकता है। ये तब होता है जब मैच्योरिटी की जगह पे लिक्विडिटी होगा। हाँ, लिक्विडिटी के केस में ये होता है कि हम हमारी कितनी एबिलिटी है, एक ओनर की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने एसेट्स को जल्दी से कन्वर्ट कर ले केस से। तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स। द क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड वो पीरियड होता है जो एक जब बायर कोई प्रोडक्ट और सर्विस परचेज करता है, उसको दिया जाता है एक टाइम। तो इस टाइम में आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट पेमेंट करनी है। आपको सपोज आज मैंने कोई प्रोडक्ट सेल किया ₹1000, तो मैं अगर किसी को क्रेडिट पीरियड देती हूँ 30 डेज, तो 30 डेज तक पैसे तो इसके पास होंगे, पर इसमें क्या होगा, मैं कोई उसको पेनल्टी नहीं लगा सकती, कोई इस पे इंटरेस्ट रेट नहीं लगा सकती। मगर अगर इससे आगे बढ़ जाता है 30 डेज नहीं, 35 डेज या 36 डेज, तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं पेनल्टी भी लगा सकती हूँ और इंटरेस्ट रेट भी लगा सकती हूँ। तो इन शॉर्ट क्रेडिट पीरियड वो पीरियड होता है जो बायर को दिया जाता है एक टाइम, जिसमें इसको फुल पेमेंट करनी होती है without any penalty or interest rate। The credit period represents the period of time during which a cash discount can be taken at short notice। No, false। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और आप मेरी जो मैंने बताया कि क्रेडिट पीरियड क्या होता है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ये कह रहा है क्रेडिट पीरियड वो पीरियड होता है जो रिप्रेजेंट करता है जिसमें कैश डिस्काउंट लिया जा सकता है। विच रेशो, कौन सा रेशो होता है जो कंप्यूट जिसकी कैलकुलेशन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो इसको कहते हैं हम इन्वेंट्री टर्नओवर। ये इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला है, तो इससे क्या ही कैलकुलेट हो सकता है या कंप्यूट हो सकता है, इन्वेंट्री टर्नओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। As my channel is not monetized yet, so I am unable to upload all video. Will meet you soon in part 2.